तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 201 की। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली जो हमारा विंजिन होता है अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और यहाँ पे अभी पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है और जो इवान पार्क होता है वो विंजिन को कहता है, ओ तुम काफी ज्यादा कूल हो, बिल्कुल ककाशी की तरह। जिसको नहीं पता कि ककाशी कौन है तो मैं आपको बता देता हूँ, ककाशी नारुतो का एक कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा मस्त कैरेक्टर है। इसके बाद इवान पार्क कहता है, तूने सबसे पहले मुझे अनसंट कहा, इसके बाद तूने मेरे पंच मारा और उसके बाद तूने अंधेरे में मेरे बंदे के सरप्राइज अटैक करा और अब तू मुझे ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई मैं बुरा इंसान हूँ। इसके बाद इवान पार्क फिर से अचानक से विंजिन के वही अटैक करता है जो उसने पहले करा होता है। इवान पार्क विंजिन की दोनों टांगों के बीच में अपना सर फंसा लेता है और दोबारा से विंजिन को हवा में उठा के उसे जमीन में पटकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जो विंजिन होता है वो हवा में उठता ही नहीं। विंजिन कहता है, एक रेसलर के लिए ये इतनी भी ज्यादा बुरी ट्रिक नहीं है, तुझ जैसे रेसलरों को मैंने बहुत मारा है अपनी जिंदगी में। और जो विंजिन होता है इवान पार्क के कंधे के कॉलर पकड़ता है और उठा के उसे सामने की तरफ पटक देता है और जो हमारा इवान पार्क होता है हवा में सोच रहा होता है, ये साला दोबारा से यही अटैक मेरे ऊपर कर रहा है, लेकिन ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। इवान पार्क पिछली बार की ही तरह हवा में स्पिन कर रहा होता है जिस वजह से वो अच्छे से जमीन में लैंडिंग कर सके, लेकिन जो हमारा विंजिन होता है इवान पार्क की गर्दन हवा में ही पकड़ लेता है दोबारा से और गर्दन पकड़ के सीधा जमीन में मारता है। इवान पार्क अपने मन में सोचता है, नहीं मेरा गला। अभी जो बाकी है गॉड डॉग के बंदे होते हैं, ये सीन देख के वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो विंजिन के साथ वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है ये देख के कि पुराना विंजिन अब वापस आ चुका है। लेकिन यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो इवान पार्क है वो गॉड डॉग का एक बहुत ही खास बंदा है। इसने जिन जैंग को भी फाइट में एक बार हराया होता है और जिन जैंग वही बंदा है जिसने वास्को को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी होती है फाइट में। और इसीलिए अभी हम देखते हैं जो इवान पार्क होता है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो जमीन में काफी अच्छी तरह से लैंडिंग कर देता है। उसको छोटी मोटी कुछ खरोचे आई होती है जिससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो इवान पार्क होता है गुस्से में कहता है, तूने कहा कि तूने मुझ जैसे रेसलर्स को कई बार मारा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने तेरी अच्छे से तोड़ी थी। और एक बात हमेशा ध्यान रखियो, तेरा जूडो मेरी रेसलिंग को कभी भी नहीं हरा सकता और तुझे पता है ऐसा क्यों है। इसके बाद इवान अपना हुड ऊपर से निकाल देता है और कहता है, क्योंकि जूडो में तुम्हें किसी बंदे का कॉलर पकड़ना होता है, लेकिन अब मेरे शरीर में कोई भी कॉलर नहीं है तो तू पकड़ेगा क्या। अभी जो इवान पार्क होता है फुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और इवान पार्क को देख के जो हमारा विंजिन होता है बस स्माइल कर रहा होता है और जो इवान पार्क होता है उसके पीछे से जो विंजिन के साथ वाली लड़की होती है वो उसको देख रही होती है और इवान पार्क के पिछवाड़े किसी फुटबॉल की तरह काफी ज्यादा गोल लग रहे होते हैं। और ये देख के विंजिन के साथ वाली लड़की अपने मन में कह दिया, चलो अच्छा है मैंने लाइट बंद कर दी, इसलिए मुझे ठीक से ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम उस सीन में आते हैं जहाँ पे क्यूट डक को गॉड डॉग गैंग के बंदों ने मारा होता है और क्यूट डक के भी आगे उन्होंने क्रॉस का साइन बना दिया होता है। अभी हम देखते हैं जो हमारा जेस होता है अपने कुछ बंदों के साथ यहाँ पे पहुंचता है और क्यूट डक को देख के वो कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद क्यूट डक कहता है, मुझे माफ कर देना जेस। इसके बाद जेस कहता है, डेमोन तुम्हें ऐसी हालत में बोलना नहीं चाहिए, तुम कुछ भी मत बोलो। और आपको बता दो क्यूट डक का दूसरा नाम डेमोन होता है। इसके बाद जो क्यूट डक होता है एक स्माइल के साथ कहता है, भले ही मेरी ऐसी हालत हो गई हो, लेकिन कम से कम मैंने अपने मास्टर की परमिशन के बिना अपनी तलवार बाहर नहीं निकाली है। जेस कहता है, अरे डेमोन मैंने तुम्हें कहा बोलना बंद करो, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए अभी कुछ भी। और क्यूट डक सच में इतना बड़ा ड्रामेबाज होता है ना, अभी वो बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे वो अभी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। क्यूट डक कहता है, जेस मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे। इसके बाद जेस कहता है, तुम बस नाम बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी, मैं उसे पूरा करूंगा। क्यूट डक कहता है, जो मेरा बत्तख जमीन में पड़ा है उसे उसके पैरों में खड़ा कर दो। बत्तख उड़ नहीं सकते, लेकिन उसके पैरों में उसको खड़ा करके कम से कम वो आसमान तो देख सकेगा। और जो हमारा जेस होता है क्यूट डक का डक पकड़ के उसे हवा में फेंक देता है और कहता है, चल अब मैंने इसको उड़ा ही दिया, ये अच्छे से आसमान देखेगा अब। और ये देख के क्यूट डक को काफी बड़ा सदमा लगा होता है जिस वजह से वो वापस से बेहोश हो जाता है। और जेस अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर गॉड डॉग अभी यहाँ पे क्यों आई है। पूरा आधा महीना हो चुका है जब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और वास्को भाई भी अभी कॉल नहीं उठा रहे हैं मेरा। वास्को भाई जल्दी से मेरा कॉल उठाओ और हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। और भाई लोग आपको बता दो, जो बर्न नकल है उसका एक रूल है, जब तक कि वास्को इनको लड़ने के लिए नहीं कहता ना
तब तक इनमें से कोई भी नहीं लड़ता, भले ही ये लोग तब तक किसी की मार क्यों ना खा ले। और इसीलिए जो क्यूट डक होता है उसने फाइट नहीं करी होती है। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यूट डक स्ट्रांग होने के बावजूद भी इन लोगों से पिट क्यों गया था। खैर, इसके बाद अचानक से हम देखते हैं जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं ये बर्न नकल वाले बंदों के पीछे से आते हैं और कहते हैं, मुझे पता था ये हमारे जाल में फंस जाएंगे, मुझे पता था हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। जरा देखे तो सही यहाँ पे कौन कौन मौजूद है। मिडिल स्कूल का डॉग गॉग जिसको ज़ॉम्बी भी कहते हैं, बर्न नकल का वूंग जिसे ऑगरे भी कहते हैं। लगता है बर्न नकल के सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ में बर्न नकल का दिमाग यानी कि बर्न नकल का सेकंड नंबर का बंदा जेस, ये भी यहाँ पे मौजूद है। बर्न नकल के सारे बड़े बंदे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वास्को कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। खैर कोई बात नहीं, जो 4 एग्जीक्यूटिव हैं वो उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। और यार ये बंदा जो ये बात कह रहा होता है ये होता है गॉड डॉग का स्ट्रेटेजिस्ट जो सारे के सारे प्लान बनाता है और इसका नाम होता है मार्क। तो अभी बर्न नकल और गॉड डॉग आमने सामने होता है, इन दोनों की बस फाइट छिड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं जो लोगन ली होता है अभी कैरियोके में आ रखा होता है अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ। और लोगन ली अपने क्लासमेट्स को किसी इंसान की नजरों से नहीं देखता, इसलिए उसको अपने सारे के सारे क्लासमेट्स किसी भेड़ की तरह लग रहे होते हैं। और अभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है इन सारी भेड़ों के सामने गाना गा रहा होता है। और जो अभी लोगन ली का एक चेला होता है अपने मन में बहुत ही ज्यादा खुश होकर सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता मेरे लॉर्ड इतना दूर हमारे साथ आए हैं, हम जैसे मामूली लोगों के साथ बैठ के ये यहाँ पे गाना गा रहे हैं। और अभी बाकी के जितने भी लोगन के क्लासमेट्स होते हैं उनको लोगन का गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता, लेकिन उनको इस बात की खुशी होती है कि लोगन उनके साथ है और उनको मार नहीं रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर से ये लोग लोगन को डोरेमोन वाले जियान की तरह देख रहे होते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप में से ऐसे बहुत कम बंदे होंगे जो जियान को नहीं जानते होंगे। लोगन के क्लासमेट अभी अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये गाना सच में बहुत ज्यादा बेकार है, इस बंदे को अपने गले का इलाज करवाना चाहिए। इस बंदे ने कहा है कि अगर इसके अलावा यहाँ पे किसी और ने गाना गाया तो ये उसको जान से मार देगा। तो अभी जो लोगन गाना गा रहा होता है वो देखता है एक लंबी सी तकिया को जिसके ऊपर एक एनीमे गर्ल बनी होती है। इस लड़की को देख के जो हमारा लोगन ली होता है अपने मन में सोचता है, अरे ये तो हान्युल है। और गुस्से में लोगन ली इस तकिया में एक मुक्का मार के इस तकिया को फाड़ देता है। और अभी लोगन ली का रोने वाला मुंह हो रखा होता है, क्योंकि अंदर ही अंदर जो लोगन ली होता है वो कहीं ना कहीं हान्युल को प्यार करता है, मतलब भले ही झूठा प्यार हो पर करता तो है कुछ ना कुछ। लोगन ली इस तकिया में मुक्का मार के कहता है, हान्युल कुछ बोलो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ। और अभी हम कैरियोके में आ रहे हैं और मैं गाना गा रहा हूँ और इस हरामखोर ने कान में लीड्स क्यों पहनी हुई है, आखिर मैं यहाँ पे इन बेवकूफों के साथ कर क्या रहा हूँ। मुझे यहाँ पे हान्युल के साथ आना चाहिए था, हान्युल और मेरी अभी भी 5 डेट्स बाकी हैं। इसके बाद जो हमारा लोगन ली होता है इस तकिया को ही उठा के वॉशरूम में चला जाता है हल्का होने के लिए। और हल्का होते होते लोगन इस तकिया से कहता है, ये काफी ज्यादा बड़ा है ना, क्या तुम ये देखना चाहती हो? नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बाद में फिर कभी ये दिखाऊंगा। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे अभी क्या दिखने दिखाने की बात हो रही है। इसके थोड़ी देर बाद लोगन ली को एहसास होता है कि वो एक डॉल से बात कर रहा है। इसके बाद लोगन ली कहता है, आखिर मैं ये सब कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे बेवकूफों से घिरा हूँ इसलिए शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। और जैसे ही लोगन ली वॉशरूम से बाहर आके ये बातें सोच रहा होता है वो देखता है उसके सामने एक बंदा खड़ा है। और ये बंदा होता है गॉड डॉग के 4 एग्जीक्यूटिव में से एक बंदा जो काफी ज्यादा लंबा होता है और हट्टा कट्टा होता है। इसके सामने हमारा लोगन ली भी काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। और अभी जो पीछे कुछ और गॉड डॉग के बंदे खड़े होते हैं वो लोगन ली को देख के कहते हैं, ये तो वही है, अबे ओए मेरी बाइक मुझे वापस कर। और जो लोगन ली होता है उसके सामने जो हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है लोगन ली उसे कहता है, अबे ओए मेरे सामने क्या खड़ा है बे, चल साइड हो यहाँ से। और अभी जो कैरियोके के अंदर लोगन ली के साथ के बंदे बैठे होते हैं उसके क्लासमेट उनमें से एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, लोगन को काफी ज्यादा लेट हो गई, अभी भी उसके 47 गाने बचे हैं जो उसको गाने हैं। लेकिन इतने में ही जहाँ पे ये सारे के सारे बंदे बैठे होते हैं इस कमरे का दरवाजा तोड़ता हुआ लोगन ली हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा जाके टकराता है एक दरवाजे में और जमीन में गिर जाता है। और हम देखते हैं टूटे हुए दरवाजे से अंदर वही बंदा आता है जो गॉड डॉग का बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा होता है जिसने लोगन ली को उठा के फेंका होता है। लोगन ली के मुंह से अभी खून निकल रहा होता है और जो लोगन ली का चेला होता है वो कहता है, माय लॉर्ड ये सब क्या हो गया। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।